ये जैसी तहखाने में उतरता है अहमद, हाँ। तो क्या देखता है कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक अदद थैला रखा हुआ है। उस गरीब गांव में सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला रखा हो। दूसरा आके अपनी जगह पे बैठता है और बैठते हुए क्या कहता है मालूम? वो भी एक ही लफ्ज कहता है कि हमने ये पेड़ जला के अच्छा नहीं किया। तो उसने टन लिया है तो क्या देखता है कि एक भयानक शक्ल का आदमी, वो जिन, वो आजाद हो गया है अहमद, और उसके पीछे खड़ा हुआ है। और जानते हो ये वॉशरूम का जब दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है? क्या? कि अंदर उसके तीनों दोस्तों की लाशें पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस दफ़ा काफ़ी दिनों बाद आपने चक्कर लगाया। अहमद बस अल्हम्दुलिल्लाह बस मसरूफियत रही है। हाँ, मसरूफियत रहती है। और मसला पता है क्या है? हमारी जो ऑडियंस है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदीया, दुबई और भी बहुत सारे ममालिक, जो अहमद खान पॉडकास्ट की ऑडियंस है, वो कहती है कि यार हमें शेख साहब चाहिए हॉरर में, और किसी को बर्दाश्त करते नहीं है। और मैंने बोला यार शेख साहब आ गए तो हॉरर करेंगे, नहीं तो इसके अलावा तो हमारे पास कोई सहारा ही नहीं है। अरे सहारा तो सहारा परवरदिगार का है अहमद। और जो लोग हम जिन्हें अपनी ऑडियंस समझ रहे हैं, हाँ, वो हमारी ऑडियंस नहीं, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो तमाम लोग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मौला करीम उन सबको सेहतियाबी रखे, आमीन। और अगर सहारे की बात है तो एक छोटा सा शेर बोलूंगा, इरशाद। कि जब से डसा है सहारों ने मुझे, जब से डसा है सहारों ने मुझे, जब से डसा है सहारों ने मुझे, लाठी भी अब सांप नुमा दिखती है। हाय 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 हाय, जब से डसा है सहारों ने मुझे, लाठी भी अब सांप नुमा लगती है। वो कहते हैं ना कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात। तो शेख साहब वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, हम टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा ऑडियंस का। बिल्कुल और बस आप अपनी पहली स्टोरी शुरू करें। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये चूंकि मैं देर से आने की वजह तो मैंने माजरत करी थी, नहीं, अगेन माजरत चाहता हूँ। और ये कहानी है इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले की, जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही था सब। एक ही था। और ये समझ लें कि जब ये एक ही था तो इंडिया में एक सूबा है जिसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। राजस्थान बड़ा मशहूर सूबा है। ये राजस्थान का वाकया है। हुआ कुछ यूं कि एक छोटा सा गांव है, बड़े गरीब से लोग रहते हैं वहां उस छोटी सी पट्टी में। लेकिन वहां एक आदमी है, एक 75 साल शख्स, बूढ़ा शख्स है, वो बड़ा अमीर कबीर है। गांव गरीब है, गांव सारा गरीब है, और एक शख्स बहुत अमीर है, और शख्स बहुत अमीर है, 75 साल। अब पूरे गांव को ये तशवीश है कि यार ये एक शख्स इतना अमीर क्यों है और कैसे है, जबकि हम इसे देखते हैं ये कोई काम भी नहीं करता, ये हमें हर वक्त घर में नजर आता है, कोई काम भी नहीं करता। तो इसके पास पैसे की आमद कैसे होती है? सब पूरा गांव यही सोच रहा है, इसी तजस्सुस में है। हुआ कुछ यूं कि इस बुढ़े की, जो ये बुजुर्ग है, जो ये 75 साल का जो शख्स है, इसकी एक अदद बेटी है जिसकी ये शादी कर चुका है। उस बेटी से एक अदद बेटा है, यानी जो इसका नवासा लगता है, इसका जो नवासा जो है। तो बेटी रुखसत होकर अपने घर जा चुकी है। ये चूंकि बेटा कोई नहीं है, मियां बीवी ये दोनों घर में रहते हैं, यानी दोनों बूढ़े हैं। अब क्या होता है कि बूढ़ा शख्स जो है, क्योंकि उस एज में पहुंच गया है कि अब चला चली का टाइम है, अच्छा, उस शख्स की मौत हो जाती है, मर गया। अब जब वो शख्स मरता है, तो जो विरसे के जो लोग होते हैं, जाहिर है वो सब, जब लोग मरता है कोई, तो फिर सारे जो नए भी रिश्तेदार होते हैं वो भी रिश्तेदार बन जाते हैं, अगर वो मालदार है तो। तो ऐसा ही हुआ। वो जो नवासा है, उसको ये तजस्सुस हुआ कि यार नाना तो मर गए, लेकिन नाना छोड़ के तो बहुत कुछ गए हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पता किया जाए कि नाना के पास ये पैसा जो है वो आता कहां से था। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो पूरे गांव को पता था, और उसका नवासा भी ये देखता था कि ये कोई काम करता। हम तो करते नहीं, लेकिन उसके पास पैसा बहुत था। इसने अपनी वालदा से पूछा, उस लड़के ने, कि अम्मी हुजूर मुझे ये बताइए कि नाना हमारे काम क्या करते थे? वो कहते बेटा छोड़ो इन बातों में क्या रखा है, आप अपने काम से काम रखो, वो तो मर गए, अब उनकी बात करने का क्या फायदा। तो कहता मैं नानी से मिलने के लिए नाना के घर जा रहा हूं। वो बेटा जो है उस लड़की का, यानी नवासा उसका, वो अपने नाना के घर आ जाता है।
हस्ब दस्तूर नानी से पूछ रहा है कि नानी मुझे एक बात तो बताएं, क्या मैं ये पूछने का हक रखता हूं आपसे नवासा होने के नाते कि मुझे ये बताइए कि नाना काम क्या करते थे जो इतना बड़ा घर बनाया, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, और हमने देखा कि नाना तो कोई काम करते ही नहीं थे, तो फिर ये पैसे की आमद कहां से होती थी? नानी उसको हंस के जवाब देती है, बेटा ये राज तो मुझे भी नहीं पता आज तक कि वो करते क्या थे, मगर हां तुम्हारे इतना पूछने पर, इतना इसरार करने पर मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूं। उसकी नानी अपने नवासे को लेके अपने घर के सहन में खड़ी हो जाती है और दिखाती है कि देखो देखो ये जो कुआं है, तुम्हारे नाना रात के पहर 3-3:30 बजे रात को इस कुएं में उतरते थे। रात के 3 बजे के पहर 3:30 बजे वो बूढ़ा शख्स उस कुएं में उतरता रोजाना? और एक ही टाइम था? एक ही टाइम था कि इस कुएं में उतरते थे और फजर की अजान होने से पहले पहले वो बाहर आ जाते थे। मुझे नहीं मालूम कि वो अंदर क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने इतना जरूर देखा है, और ये कुआं उनके घर में ही है, उनके घर के सहन में ही है। इस लड़के को तजस्सुस हुआ कि कुएं में ऐसा क्या है जो नाना रोज जा रहे हैं। अब जाहिर है यंगस्टर है, जवान खून है, वो कहता है जब नाना कुएं में जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। ने भी ये फैसला किया कि वो भी कुएं में उतरेगा। अब चूंकि ये नानी के घर में ही है, अब ये रात का इंतजार कर रहा है, उसी पहर का जिस पहर नाना कुएं में उतरते थे। इसकी नानी को पता है कि ये कुएं में उतरने वाला है? कुछ नहीं, नानी तो सो रही हैं। अच्छा, नानी सो रही हैं। ये रात का इंतजार कर रहा है कि मैं अकेला कुएं में उतर के देखूंगा बगैर किसी को बताए। ये रात का इंतजार करता है। रात का पहर हुआ, 3 बजे ये कुएं के पास खड़ा हुआ है। इसने एक रस्सा कुएं में डाला है और वो रस्से की मदद से उस कुएं के अंदर उतर जाता है। अहमद जब वो कुएं में उतर गया है तो क्या देखता है कि कुएं के अंदर एक अदद तहखाना बना हुआ है जो मजीद नीचे की सिमत जा रहा है। ये जैसी तहखाने में उतरता है अहमद तो क्या देखता है कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक अदद थैला रखा हुआ है। उस गरीब गांव में सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला रखा हुआ है। तो वो लड़के के दिमाग में ये बात चलती है कि ओ मेरा नाना यहां से लेके जाता रहा। उसके दिमाग में ये बात चलती है। ये जैसे ही थैली की तरफ बढ़ता है और थैली को जैसे ही हाथ लगाता है अहमद तो उसको एक आवाज आती है कि रुक जा। अब जो ये नजर उठा के देखता है तो क्या देखता है कि एक 20 फुटा जिन, 20 फीट लंबा जिन इसके सामने खड़ा हुआ है। उसकी लाल आंखें, बड़े बड़े सींग, कानों में उसके मुंदरी पड़ी हुई और भयानक शक्ल का आदमी इसको देख रहा है। ये उसको देख रहा है और इसको डर के वो क्या देख रहा है कि उस जिन को आसार में बांधा हुआ है। वो कैद है, अपनी मर्जी से निकल नहीं सकता। लड़का देख के घबराता है और भागने लगता है। जैसे ही भागता है तो उसे कहता है ठहर जा, आटा लाया है? वो कहता है आटा? उस जिन ने उससे पूछा कि आटा लाया है? आटा लाया है। वो मैं बता रहा हूं वो क्यों पूछ रहा है। वो उससे पूछता है कि आटा लाया है? तो लड़का पूछता है आटा? बोले हाँ। क्या तुझे तेरे नाना के बराबर दौलत नहीं चाहिए? लड़का कहता है हाँ, मैं आया तो इसी मकसद से था। तो जिन उससे कहता है तो फिर सुन, जो अमल तेरा नाना करता रहा वो अमल तू भी कर, तू भी मालामाल हो जाएगा। वो कहता है मेरा नाना क्या करता रहा? उसने कहा देख कि जब भी तेरा नाना आया मेरे लिए आटे के 2 पेड़े गुंदे हुए वो लेकर आया है और उसने लाके मुझे दिए हैं, और इस थैले में से 4 सिक्के निकाल के वो रोज लेके जाता रहा। 4 सिक्के रोजाना ले जाता? रोजाना 4 सिक्के उसमें से निकालने हैं। लड़का पूछता है कि 4 सिक्के? बोले हाँ 4 सिक्के। बोले 4 सिक्के की वजह? बोला वजह नहीं है, कभी कोशिश भी मत करना कि इसमें से ज्यादा निकाले जाएं, सिर्फ 4 सिक्के। लेकिन एक बात है कि अगर वो जिन है और आटा तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, तो क्या वो आटा खुद बाहर से जाके नहीं ले सकता? कुछ नहीं, उसकी वजह है कि वो आसार में है। उसका पावर खत्म है, लेकिन सिर्फ पावर इतना है कि वो जो थैली अशरफियों की बनी हुई रखी है
उसकी इतनी भी मजाल नहीं है कि वो खुद निकाल के दे सके। वो नाना उसका उस थैले में से 4 सिक्के खुद निकाल के ले जा रहा है। यानी अगर देखा जाए तो उस जिन को नाना ने कैद किया हुआ है, लेकिन रिक्वायर क्या है कि सिक्के सिर्फ 4 निकालने, ज्यादा नहीं निकालने। लड़का कहता है कि ठीक है, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो वो कहता है कुछ नहीं, आटा लाओ, 4 सिक्के उठाओ और जाओ मौज करो। अच्छा। ये कहता है कि ठीक है। अब ये जिन की पूरी बात सुन के अब ये कुएं से बाहर निकला है। हाँ। अब बाहर निकला है, अब ये दूसरे दिन का इंतजार कर रहा है कि मुझे आटे के पेड़े बना के कुएं में लेके जाने हैं। ये किसी भी तरीके से अपनी नानी से कह के आटे के पेड़े बनवाता है अहमद। दूसरे दिन आटे के पेड़े बना के रखता है। अब रात का इंतजार कर रहा है, उसी पहर का, यानी 3 साढ़े 3 बजे वो कुएं में उतरेगा। हस्बे दस्तूर रात होती है दूसरे दिन की। इसने कुएं में रस्सा डाला और आटे के पेड़े लेके ये कुएं में उतर गया है। कुएं से वो उस तहखाने में दाखिल हो गया जहां वो जिन कैद है। अब ये पेड़े लेके जैसे उसके करीब खड़ा हुआ है तो जिन इससे मुखातिब हुआ है कि खड़ा क्या है, पेड़े दे, आटा लाया? वो कहता हाँ ये देखो मैं लाया हूं। तो कहता है फेंक दे हसार की हदूद में, जिस हदूद में जिन कैद है। ये पेड़े हसार की हदूद में फेंकता है। अब जब ये पेड़े उस हदूद में फेंकता है तो क्या देखता है कि जिन इतनी बुरी तरीके से उन पेड़ों को खा रहा है, वो आटा खा रहा है कि ये देख रहा है कि न जाने ये कब से भूखा है। इसकी नजर जिन पर ही है। अचानक इसकी नजर घूमती है उन अशरफियों की तरफ, उन सिक्कों की तरफ जो चमक रहे हैं। अब जब उनकी क्वांटिटी देखता है तो कहता है इतने सारे सिक्के। मेरा नाना तो बेवकूफ था कि जो पेड़े दे के 4 सिक्के उठा के लेके जाता रहा। इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि 4 तो इसने कहे हैं, मैं इंसान होने का सबूत देता हूं और वही काम करता हूं जो आज के इंसान कर रहे हैं। लालच आ गई दिल में। लालच आ गई। हस्बे दस्तूर ये उस थैले में हाथ डालता है और अपनी जेबों में डालना शुरू कर देता है अहमद। मुट्ठी भर भर के इसने अपनी जेबों में डालना शुरू कर दिया। अब जब ये जेबें भर के जो देखता है लम्हे भर के लिए, तो वो आसार जो बंधा हुआ था जिसमें वो जिन आटा खा रहा था, वो वहां मौजूद नहीं है। जिन वहां मौजूद नहीं है। इसने देखा कि ये कहां गया। इसके दिमाग में आया गया कहीं भी, मैं भी निकलता हूं। अब जो ये घूमा है जाने के लिए, इसने टन लिया है तो क्या देखता है कि एक भयानक शक्ल का आदमी, वो जिन, वो आजाद हो गया है अहमद और उसके पीछे खड़ा हुआ। ये उसको देख के दंग रह जाता है और कहता है तुम तो आसार में कैद थे। हाँ। कहता है हाँ मैं कैद था, उस वक्त तक कैद था कि जब तक 4 सिक्के निकलते रहते। लेकिन चूंकि तुम्हारे दिल में लालच आ गई और तुमने बजाय 4 के अपनी 4 जेबें भरी, तो ये तेरे नाना से मेरी कमिटमेंट थी कि सारी जिंदगी 4 सिक्के उठाते रहो, मुझे कैद ही रहने दो, तुम्हारा भी काम होता रहे और मेरा भी काम होता रहे। लेकिन याद रखना कभी अपने दिल में लालच ना ले आना, कभी ज्यादा निकाल लेगी, यानी 4 से 5 भी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये बात उसका नाना तो अच्छी तरह समझता था। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वो जो बच्चा था उसका नवासा, उसने जो है 4 से ज्यादा निकाल लिए और जिन आजाद हो गया। अब जिन तो आजाद हो गया अहमद। हाँ। अब क्या समझते हो, क्या बच्चा ऊपर वापस गया? तो फिर उसने क्या किया उस लड़के के साथ? उस लड़के के साथ क्या करना था अहमद? वो लड़का उस जिन का एक निवाला बन गया। उस लड़के को एक निवाले में वो निगल गया अहमद। खा गया, मार दिया उस बच्चे को। अब जिन क्या करता है? हाँ। जिन उस बच्चे का रूप धार के कुएं से बाहर आता है। उस बच्चे का रूप धार के बाहर आ गया और उस बच्चे को अंदर खा गया। बिल्कुल, उस लड़के का रूप धार के ये कुएं से बाहर निकला है। हाँ। अब कुएं से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले क्या काम करता है कि घर में कौन मौजूद है? कोई भी नहीं सिवाय उसकी नानी के। हाँ।
इसने देखा कि नानी घर में अकेली है, लेकिन चूं कि नानी तो उसकी है जो लड़का मर गया। हाँ। ये तो जिन है, जिन ने नानी को भी मार दिया अहमद। उस घर के जो फर्द थे उसको भी मार दिया। दिन गुजरे। हाँ। दूसरे दिन एक अजीब वाकया हुआ गांव में। क्या? वो वाकया क्या हुआ अहमद? हाँ। कि जब दूसरा दिन हुआ तो क्या देखते हैं कि गांव में 300 घर हैं। हाँ। और हर घर से एक एक आदमी मर गया अहमद। 300 घर हैं और हर घर में से एक एक आदमी मर गया। उस गांव के 300 घरों में से 300 मर्द मर गए अहमद दूसरे ही दिन। तो ये वाकया गांव वालों को कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब लगा, बल्कि अजीब और गरीब लगा। सब कह रहे हैं कि ये एकदम अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो गया। दूसरे दिन क्या होता है अहमद? हाँ। कि दूसरे दिन, यानी एक ताज्जुब हो जाने वाली बात, कि दूसरे दिन भी ऐसा ही अमल हुआ कि पूरे गांव के वो जो घर हैं 300, उन 300 घरों का एक एक फर्द मरना शुरू हो गया। तो गांव वाले पागल हो गए होंगे कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि किसी के घर में मौत होती है, बिल्कुल, तो एक साथ चलो एक इत्तेफाक, दो इत्तेफाक, तीन इत्तेफाक, 300 घरों में एक एक फर्द दोबारा मर गया। और दूसरे दिन ये कंटिन्यू हुआ। अब गांव के जो बूढ़े लोग हैं, हाँ। उन्होंने एक पंचायत लगाई। हाँ। ये सब जमा हुए कि आखिर पता किया जाए कि ऐसा क्या हो रहा है। ये एक पढ़ाई करने वाले को गांव में लेकर आए। हाँ। और उसको आके सारी सूरत हाल से आगाह किया कि ऐसे ऐसे मामलात हैं, हर घर से एक जनाजा उठ रहा है। उस शख्स ने, यानी जो पढ़ाई करने वाला है, हाँ। पूरे गांव का विजिट किया। हाँ। पूरा गांव घूमता है और जो पंचायत के जो बूढ़े लोग हैं, हाँ। उनसे पूछता है कि सुनो, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले जो मरा था, हाँ। वो कौन है? मेरी मौत का सिलसिला शुरू किस घर से हुआ? किस घर से हुआ था ये मरने का सिलसिला? तो गांव वाले इशारा करते हैं कि उस घर से, यानी एक बूढ़ी औरत सबसे पहले मरी। हाँ, उसकी नानी जो सबसे पहले मरी। वो कहता है मुझे वहां ले चलो। हाँ। वो शख्स को वहां ले जाते हैं। अब चूं कि घर पर तो कोई है नहीं, वो शख्स को उस घर में ले गए। उसने उस पूरे घर का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद वो सहन में जैसे ही दाखिल हुआ है, सहन में आके खड़ा हुआ है, तो हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, यानी दरख्त बुरी तरीके से हिल रहे हैं, आंधी, जैसे आंधी का समा हो। ये शख्स वहां कुएं के पास जाके रुक गया और जो पंचायत के जो लोग हैं, उनसे कहता है कि सुनो, अगर तुम लोग अपनी जिंदगी चाहते हो, तो मैंने जो देखा है वो तुम देख नहीं सकते। बजाय इसके कि मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूं, तुम सबके लिए बेहतरी ये होगी कि जितनी जल्दी हो सके ये गांव छोड़ दो। क्यों? कि ये जो शय है ये मेरे बस से भी बाहर है। ये कह के और वो शख्स भी चला जाता है। यानी वो इतना ताकतवर जिन है, पावरफुल जिन है, कि जो पढ़ने पढ़ाने वाला है उसको वो नजर आ गया। उसके भी काबू में नहीं है। लेकिन उसने देख तो लिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। वो बता रहा है कि ये बहुत पावरफुल है। वो वहां से चला गया है। अहमद, एक दिन का गैप आ गया है गांव में, कोई हादसा नहीं हुआ। दिन गुजरा, गांव वाले मुतमईन हो गए कि शायद अब बेहतरी हो गई, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा कैसे नहीं। एक दिन के गैप के बाद जब तीसरा दिन जब हुआ है अहमद, तो वही मामलात हस्बे दस्तूर हुए। फिर हर घर से एक जनाजा। एक दिन के गैप के बाद एक एक फर्द मर गया। फिर गांव का एक एक फर्द, एक एक घर का वो मर गया है। अब ये सब सर पकड़ के बैठ गए कि ऐसा क्या हो गया। गांव वाले सब परेशान हैं कि अगर हम चले जाते तो शायद बच जाते, लेकिन वो कहते हैं अगर हम जाते भी तो जाते कहां? क्योंकि पूरे गांव की बात है ना, एक आध घर की बात थोड़ी है। कहां जाएंगे? हंसती बसती जिंदगी छोड़कर हम कहां चले जाएंगे? नए तरीके से रहने के लिए कहां से करेंगे? बहरहाल, लिहाजा गांव वाले ये सोचते हैं कि हम सब जमा होकर उस कुएं की तरफ चलते हैं जहां उसने पढ़ाई की थी। ये सारे पंचायत के जो बड़े होते हैं गांव के, वो सब जमा होकर वहां उस कुएं के पास जाते हैं। और कुएं के पास जाके क्या देखते हैं अहमद, मालूम है क्या? वो देखते हैं कि वो पढ़ाई करने वाला जो शख्स आया था, उसकी लाश उल्टी लटकी हुई है कुएं के अंदर।
गांव वाले देख के चीख मारते हैं कि ये क्या हो गया। वो कहते हैं जब इससे कंट्रोल ना हो सका तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। हत्तुल इम्कान फैसला ये करते हैं कि हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। पूरे 300 घर जो है वो जो हिजरत बचे कुचे लोग थे उन्हें वो गांव छोड़ना ही पड़ा अहमद, और ना छोड़ते तो वो सब के सब मार दिए जाते। क्योंकि वो जिन कोई आम जिन नहीं था, आम जिन नहीं, बहुत खतरनाक जिन था। हाँ जी। और क्योंकि उसके नाना ने ये जिन कैद किया हुआ था असार में, बिल्कुल, लेकिन ये शर्त तय हुआ था जिन और उसके नाना के दरमियान, जहाँ तक मैं समझाऊं, कि रोज़ाना जिन ने कहा था कि तुम मुझे आटा दो, हाँ, मैं तुम्हें सिक्के दूंगा, 4 सिक्के दूंगा, 4 सिक्के। हाँ। और वो जिन उसको बता भी चुका था नाना को कि 4 से ज़्यादा मत निकालना। बिल्कुल। लेकिन वही वाली बात है ना, उसके नाना को कंट्रोल था अपनी लालच पर। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये जवान खून था, ये लड़का, हाँ, इसको कंट्रोल नहीं आया। ये माहौल के हिसाब से चला। ये माहौल इसने के बोला हिसाब एक से, साथ ही, बजाय इसके कि अंडे खाते रहो, हाँ, इसने सोचा मुर्गी ही ज़िबा कर दो। मुर्गी की ज़िबा कर दो। और इसने एक पल के लिए ये भी सोचा कि मेरा नाना बेवकूफ़ था। हाँ, रोज़ाना 4 ले रहा है तो सारा ही ले ले। और जब सारा लिया तो वो जिन आज़ाद हो गया। वो अपनी जान से चला गया। वो अपनी जान से जो बैठा, यानी छोटी सी गलती, बल्कि लालच। जी हाँ, लालच कहेंगे। लेकिन इसमें ये भी है ना, मैं थोड़ा बहुत कसूरवार उस नाना को भी ठहराऊंगा। जब उसको पता चल गया कि उसकी उम्र बहुत बढ़ गई है, यानी वो मरने वाला है, तो उसको चाहिए था कि ये राज वो किसी से शेयर कर लेता। अरे भाई, शेयर क्या करता, तू तो जाना चला चली का टाइम था, हाँ ना, जाता जिनको भी आजाद कर देता, तू भी आजाद ही जा रहा है, तू भी आजाद हो जाता। लेकिन क्या जरूरत थी? जिनको वो आजाद कर नहीं सकता था ना, क्योंकि हो सकता है जिनको बुलाना उसके बस में हो और भेजना उसके बस में ना हो। लेकिन उन्होंने कैद किया हुआ था बहरहाल, किया नाना नहीं। उसकी उम्र 75 साल थी, और उन तकरीबन 75 सालों में वो जिन कभी बाहर नहीं आया। इतना जबरदस्त आसार बांधा हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो किसी को बता के नहीं गए। हाँ। तो बच्चे ने गलती कर दी और गांव को पूरे खतरे में डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ लालच ने। ओए होए होए होए, शेख साहब क्या ही जबरदस्त स्टोरी थी और खौफनाक स्टोरी थी। हाँ जी, बस। और इससे हमें सीखने भी मिला, लालच बुरी वाला है। कहते हैं ना, अगर कोई कुछ कहता है ना, हाँ, जो कहावतें अभी तक चलती आ रही हैं जी, तो वो किसी ने ऐसे ही नहीं कही। बिल्कुल। 75 साल गुजारने के बाद बोली है किसी ने कि लालच बुरी वाला है। ओह शेख साहब, बिना टाइम जाया किए अब दूसरी स्टोरी स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, इंतजार नहीं कराना चाहिए अपने प्यार करने वालों को। और दूसरी कहानी ऐसी है अहमद, हाँ, कि ये राजनपुर का किस्सा है। राजनपुर? जी, राजनपुर एक जगह है। हाँ, मैंने सुना है उसका नाम, है ना जी। तो ये 4 दोस्त हैं। ये जो होते हैं ना बिल्डर्स टाइप के जो लोग होते हैं, जमींदार जिनको कहेंगे जमान में, कि जमीनें खरीदते हैं, वहाँ फिर अपने हिसाब से प्लाजा बना लें, जो भी बना, सेल कर देते हैं। ये 4 दोस्तों ने मीटिंग की कि क्यों ना हम जमीन ऐसी जगह बनाएं या ऐसी जगह लें कि जहाँ से हमारी आमद ज्यादा हो जाए। हाँ, होता है ना आजकल की जो दौर चल रहा है, बस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। 4 ने मीटिंग की। इनकी डील चल रही है, राजनपुर में कोई जमीन है वहां पर। अच्छा। ये फैसला करते हैं कि हम जाके जमीन का विजिट करेंगे। 4 दोस्त राजनपुर के लिए निकल गए। बड़े मस्ती करते हुए जा रहे हैं, हड़ाउड़ी करते हुए। यंगस्टर है। राजनपुर पहुंचे। अब जब पहुंचे तो दोपहर का टाइम है, जिसके पास इन्होंने जाना था जमीन के लिए, विजिट के लिए, वो दोपहर को पार्टी वहां है। उन्होंने उनको बड़ा अच्छा वेलकम किया। दोपहर का खाना वाना सबने बैठ के जबरदस्त किया है। उन्होंने कहा चलो भाई साइड पे चलें। बोले हाँ भाई चलें। वो उनको साइड पे ले गया, यानी जमीनों पे ले गया। जमीनों का विजिट कराया। इन्होंने थोड़ी सी जगह देखी तो क्या होता है, कह रहा मैं देखिए आप, शाम का पहर शुरू हो रहा है, मैं जो दूसरी जगह आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ, वो कह रहा है कि जो वहां रहता है मकामी, मैं जो दूसरी जगह आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसके लिए क्यों ना बेहतर होता कि आज रात आप मेरे मेहमान बन जाएं। वो कहते हैं भाई देखिए हम बड़े बिजी लोग हैं और हम बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आए हैं, लेकिन चूंकि ये भी काम ही है, क्योंकि तो जमीन विजिट करनी है और वो चाह रहा है कि वो दिन में जमीन विजिट करा दे। तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि दिन गुजर गया। अब शाम हो गई तो उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आज आप मेरे मेहमान हैं और आप यहाँ से कल जाएंगे, क्योंकि मैं दूसरी जगह का विजिट आपको कल दिन में कराऊंगा। ठंड है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, दांत बज रहे हैं, जिस तरह ना ठंड होती है। सब चादरें डाले हुए। कहता है कि एक काम कीजिए, जहां मैंने आपको जमीन जो दिखाई है उसके बराबर में मेरे खेत हैं,
खेत में मैंने बनाए हुए हैं, खेत वेत लगाए हुए हैं। खेतों के साथ ही मैंने अपना फार्म हाउस बनाया, बेहतरीन टाइप का। तो आप रात वहां गुजार लें, नेक्स्ट डे मैं आपको पिक करूंगा और हम चल के दूसरी जमीन देख लेंगे। ये चारों एक दूसरे को देखते हैं और फैसला ये करते हैं कि हाँ यार सही कह रहा है, हमें आज रात रुक जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सौदा बड़ा है। हाँ। ये वहां उस फार्म हाउस में रुक गए। अब वो आदमी जिसने इनको बुलवाया है वो कहता है कि देखें आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, यहाँ सब चीज है। हाँ। वो दिखाता है, लॉक खोलता है, कमरे में खोलता है, बिस्तरा विस्तरा लगा हुआ है, बेहतरीन सेटिंग वेटिंग करके बोला आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सब चीज यहाँ मौजूद है। और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिएगा कि कमरों में रहें, बाहर नहीं आइएगा क्योंकि ठंड बहुत है, आप मेरे मेहमान बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं हाँ ठीक है आप फिक्र ना कीजिए। तो कहता मुझे इजाजत है, तो कह रहा है अरे आप नहीं रुकेंगे? कहता नहीं मैं नहीं रुक सकता, उसकी वजह यह है कि मैं घर में वाहिद मर्द हूँ अपने घर का, जो मुझे घर जाना जरूरी है। तो मेहरबानी कीजिए मुझे इजाजत दीजिए, आप रात गुजारिए तो हम सुबह मिलते हैं ना। अच्छा हाँ भाई ठीक है तुम्हारा जाना जरूरी है। हाँ, फिर वो ये कह के निकल गया। हाँ। अब ये फार्म हाउस पे चारों दोस्त हैं, ठंड कड़ाके की है अहमद। ये दोस्त आपस में फैसला करते हैं यार अब जब आए हैं हाँ। तो क्या रात सोना क्या सो के गुजारने, तो मौज मस्ती के लिए आए हुए हैं। एक काम करते हैं यार लकड़ियां जमा करो, आग लगा के बैठ जाते हैं हम लोग, ठंड बहुत है। वो कहते हैं हाँ तो फिर लकड़ियां ढूंढो। ये चारों मुख्तलिफ सिमत लकड़ी ढूंढने के लिए चले गए और चारों एक ही वक्त में वापस आ गए अहमद। जानते हो क्यों? क्यों? ये कहते हुए कि यार पूरे फार्म हाउस हमने छान मारा और हमें कहीं लकड़ी नहीं मिल के दी जलाने की। कहते फिर क्या करें? क्या होता है? उनमें से एक दोस्त की नजर पड़ती है एक पेड़ के ऊपर, एक सूखा हुआ दरख्त जो सामने लगा हुआ है। सूखा हुआ है। वो ये फैसला करता है कि यार ये दरख्त सूखा हुआ है जो किसी काम का भी नहीं है। वो कहता है सुनो हाँ यार वो जो पेड़ है वहां से लकड़ी ले आओ, उस पेड़ को तोड़ दो। तो वो दोस्त उसको कहता है नहीं यार पेड़ वेड़ को क्या तोड़ना, छोड़ो रात ही गुजारनी, हम कमरों में चलते हैं। तो वो दो बज़्ज़त होते हैं कि नहीं यार आग जलानी है, बॉनफायर पार्टी करनी है, बिल्कुल करनी है। वो दो उठते हैं और उस पेड़ की तरफ जाते हैं जो वो सूखा हुआ दरख्त है। उस पेड़ के पास गए और पेड़ पे चढ़ के जितना भी हो सका उन्होंने वो लकड़ियां तोड़ना शुरू कर दी और जमा करना शुरू कर दी। लेके आ गए, आग जलाई। जलाने के बाद लम्हों में वो लकड़ी खत्म हो गई। इनको हैरत हुई कि यार हमने तो इतनी लकड़ियां जलाई, ये एकदम खत्म हो गई और ठंड तो हमारी वैसे ही बरकरार है। फिर चारों एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले क्या करें? बोले यार एक काम करो, हाँ दरख्त को ही आग लगा दो। तो तीसरा उनसे कहता है कि नहीं यार दरख्त जला दें यार, ये जो छोटा सा एक पेड़ लगा हुआ है इसे ही जला दें, क्या जरूरत है भाई जलाने की? अबे बोला बेवकूफ ये किसी काम का नहीं है। हाँ अगर हरा होता तो शायद हम ना जलाते, हम इसे तोड़ते भी ना, लेकिन चूंकि ये तो खुश्क है जलाने के ही काम का है तो इस दरख्त को जला दो। दरख्त जला दिया उन्होंने, वो पेड़ जला दिया अहमद। अब पेड़ जल रहा है, ये चारों उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, चारों गर्म हो गए। अब इन्हें गर्माहट महसूस हो रही है, सर्दी की शिद्दत कम हो गई। सर्दी की शिद्दत कम हो रही है। हाँ। इनमें से एक उठता है और कहता है मौज करो, मैं जरा हल्का होके आता हूं। अच्छा। ये छोटा करने के लिए वॉशरूम चला गया है। ये वॉशरूम गया है, तीनों दोस्त इसका इंतजार कर रहे हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गुजर गए और वो नहीं आया। अब ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये तो बोल के गया था मैं छोटे के लिए जा रहा हूं, इसने तो बड़े से भी ज्यादा बड़ा टाइम ले लिया। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। वो कहते हैं यार एक काम कर, इसको नंबर मिला कि कहां रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसका इंतजार कर रहे हैं वो कमरे में लेट गया हो। इसका दोस्त नंबर डायल करता है और नंबर पे उससे बात करता है। अब बात हो रही है अहमद। वो कहता है कि अरे कहां रह गया? बोले यार मैं रेस्ट करूंगा, मैं रूम में आ गया हूं, मैं अब बाहर नहीं आऊंगा, मैं आराम कर रहा हूं, तुम लोग बैठते हो तो बैठो वरना तुम लोग भी अंदर आ जाओ। वो कहते नहीं बस तू ठीक है आराम कर। फोन बंद करता है। फोन बंद करके अब जो नजर मारता है कि जिस जगह वो शख्स यानी जो अंदर गया है इनका दोस्त, जहां वो बैठा हुआ था, उसका फोन तो वहीं रखा हुआ है। ये देखता है यार मेरी तो अभी बात हुई है इससे,
तो ये मोबाइल किसका है? कहता मिला। वो कहता नहीं, तू अपने नंबर से मिला। वो अपने नंबर से मिलाने के लिए जैसे ही डायलिंग पे जाता है, क्या देखते हैं कि वो सामने से आ रहा है। वो कहता है रहने दे, वो आ गया। वो बाहर आया, जो पहला गया था बाहर आया, आके सामने बैठ गया है। अब तीनों उसको देख रहे हैं कि ये गुमसुम है, बिल्कुल गुमसुम है और खामोश है। और आके वो सामने बैठ गया और सिर्फ बैठते उसने एक बात की है, क्या? कि हमने ये पेड़ जला के अच्छा नहीं किया। वो तीनों उसको देख के हंसते हैं और वो ये बोल के खामोश हो गया है। कहते हैं बे छोड़ यार, ये क्या बात कर रहा है कि अच्छा नहीं किया, हटा। दूसरा उठता है, कहता है यार मैं वॉशरूम से आ रहा हूं। दूसरा वॉशरूम के लिए गया है। अब जब दूसरा वॉशरूम के लिए गया तो हस्बे मामूल 15 मिनट गुजर गए, वो भी नहीं आ रहा। अब ये सोचते हैं कि यार जो भी जा रहा है 10 मिनट लगा के 15 मिनट लगा के आ रहा है, वो देख भाई ये कहां रह गया। तो तीसरा जैसे उसको देखने के लिए उठता है तो क्या देखते हैं कि वो दूसरा भी बाहर आ रहा है। बोले वो देख वो आ गया। दूसरा भी आया। दूसरा आके अपनी जगह पे बैठता है और बैठते हुए क्या कहता है मालूम? वो भी एक ही लफ्ज कहता है कि हमने ये पेड़ जला के अच्छा नहीं किया। तो वो दोनों दोस्त उन दोनों को देख के कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए? ओ भाई क्या हो गया, क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? तू आया, तू भी यही कह रहा है कि पेड़ जला के अच्छा नहीं किया। तू आया, तूने भी यही कहा कि पेड़ जला के अच्छा नहीं किया। ओ भाई, जबकि इससे पहले तो इन दोनों ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। आग जला के सब मस्ती में थे। और वॉशरूम से आने के बाद ये दोनों गुमसुम हैं। अच्छा। अब जब ये तीसरा देखता है कि यार तुम पागल तो नहीं हो गए, बैठो। तीसरा उठा, हस्बे मामूल, क्योंकि ठंड है, वॉशरूम का सिस्टम है। ये तीसरा भी वॉशरूम के लिए गया है मामूल। ये तीसरा भी गया और वही टाइम लगाया। वही टाइम लगा के अब ये जो चौथा बैठा हुआ है वो ये सोच रहा है कि यार ये भी वॉशरूम गया, ये भी डिले हो रहा है, मैं देखता हूं जाके कि ये कहां गया। वो जैसे उठता है तो क्या देखता है कि वो तीसरा भी बाहर आ रहा है। वो तीसरा आया और तीसरा उस चौथे को देखता हुआ, यानी जो चौथा दोस्त थे उनका, उसको देखता हुआ आके अपनी जगह पे बैठ गया। और बैठते हुए उसने भी वही लफ्ज इस्तेमाल किया जो उन दोनों ने किया कि यार हमने ये पेड़ जलाकर अच्छा नहीं किया। उन तीनों के एक ही वर्ड्स, एक ही लफ्ज कि हमने ये पेड़ जला के अच्छा नहीं किया। तो वो चौथा उन तीनों से कहता है कि तुम कौन सी दुनिया में रहते हो यार, तुम पागल तो नहीं हो? वो खुद भी डर रहे हो, मुझे भी डरा रहे हो। हमने पेड़ जला के अच्छा नहीं किया। वो जला दिया तो जला दिया यार, क्या हो गया? बैठते हो तो बैठो, मैं जा रहा हूं, बैठो, परेशान ना हो, मैं आता हूं वॉशरूम से। ये चौथा वॉशरूम गया है अहमद। और जानते हो ये वॉशरूम का जब दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है? क्या? कि अंदर उसके तीनों दोस्तों की लाशें पड़ी हुई हैं। इसने उन तीनों को देखा, ये एकदम डर गया। कहता है ये तीनों तो बाहर बैठे हुए हैं। बाहर है? ये तीनों अगर मर गए तो वो जो बाहर बैठे हैं वो कौन है? ये घबराहट में बाहर की जानिब भागता है। अब जैसे ही बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि इसके तीनों दोस्त तीनों इसकी तरफ देख रहे हैं और तीनों की आंखों से श्वाएं निकल रही है अहमद। तीनों के चेहरे बिगड़े हुए हैं, भयानक चेहरे, जले हुए चेहरे और भयानक आंखें, खोलती हुई आंखें, अंगारा। इसने उनको देखा, बोला कौन हो तुम? तीनों ने एक जबान होकर कहा, क्या? कि हमने तुम्हें मना किया था कि पेड़ मत जलाना। तुमने पेड़ नहीं जलाया, मेरा पूरा खानदान जला दिया। मैं वो जिन हूं जो अपने खानदान के साथ इस पेड़ पे रहता था और तुमने पेड़ को आग लगा के मेरे पूरे आशियाने को आग लगा दी। मैं तुम्हें किसी भी सूरत माफ नहीं करूंगा। जानते हो फिर क्या हुआ? क्या? उस चौथे को उठा के, जो पेड़ उन्होंने जलाया था, उस चौथे को उठा के जिन ने उस जलती हुई आग में फेंका है अहमद, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाया और जल के कोयला हो गया। रात गुजर गई, दिन निकला।
इनका वो दोस्त जो यहाँ मकामी था, जिसने जमीनों का विजिट कराना जिसने था, फार्म हाउस दिया था इनको रहने के जिसने लिए। फार्म हाउस रहने के लिए दिया था, वो दूसरे दिन फार्म हाउस आता है। अब जैसे ही फार्म हाउस में दाखिल होता है तो क्या देखता है कि एक जो शख्स मरा हुआ है वो तो पेड़ के पास जला हुआ है। वो कहता है बाकी कहां है? ये घर की तलाशी लेता है तो क्या देखता है कि इसके 3 दोस्त बाथरूम में मरे पड़े, यानी चारों दोस्तों की मौत हो गई। अहमद, जानते हो क्यों? क्यों? क्यों कि हमने नागहानी में किसी का घर जला दिया है अहमद, बच्चों समेत। बच्चों समेत। और मैं कहता हूँ कि दरख्त तो काटना ही बहुत बुरी बात है, बुरी बात है, और ऊपर से उन्होंने जला दिया वो पेड़। जला दिया। हम क्यों सोच लेते हैं कि कोई भी चीज अगर जड़ समेत है तो हम उसके साथ कुछ भी कर जाएंगे? नहीं। सीधी सीधी ये कहानी जो समझ आई है वो ये है कि जिन्नात उस दरख्त पे रहते थे। बिल्कुल। और पूरा खानदान, उसने बोला पूरा खानदान जला दिया गया। जला दिया। हाँ। जिन्नात उस दरख्त में रहता था अपने खानदान के साथ। इनको रात को लकड़ी नहीं मिली, इन्होंने उसको जला दिया, वो भी रात के टाइम। यार ये देखें ना, आप रात के टाइम जला दिया। बिल्कुल। और ये ऐसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने ऊपर रख के देखें कि हमारा हंसता बसता घर अगर कोई जला दे तो बदले की कैसी आग हमारे दिल में होगी। और चूंकि वो तो मखलूक ही दूसरी है, वो तो मखलूक ही दूसरी है। ओह, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी शेख साहब। और मैं कहता हूँ कि ये दरख्त होते हैं ना, दरख्त, इन पे ज़रा जुल्म करते वक्त ना आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं कि रात को जैसे जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज तो दरख्तों के साथ खड़े होकर तस्वीरें ले लेते हैं। हाँ। दरख्तों को तंग करते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा ही। और रात को तो कहते हैं कि दरख्तों में पानी भी नहीं डालना चाहिए। अरे भाई, ये जहाँ तक मैंने सुना है बिल्कुल ऐसे ही है। ना तो रात को पानी डालेंगे और ना रात में हम किसी दरख्त के नीचे, आराम भी नहीं है, रेस्ट भी नहीं है, लेटना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जानदार हैं। हाँ बिल्कुल है। वो सो रहे होते हैं। फिर नीम के दरख्त में और पीपल का पेड़ मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल तो ऐसे। इनके साथ जरा मामलात बिल्कुल बिल्कुल केयर करने का काम। केयर करने का काम है। मैं आपको एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाक़या मैं भी शेयर करता हूँ आपसे। मेरे एक भाई का दोस्त था, वो घूमने गया था मरी। अच्छा। तो मरी में उन्होंने एक दरख्त के नीचे रात को अपना फ़ोटो शूट किया। फ़ोटो शूट किया तो उस वक्त वो कैमरे वाला दौर था कि तस्वीर जिसमें रील डलती थी, रील डलती, तस्वीर धुल के आती तो नज़र आई थी। तो तकरीबन 4-5 दिन बाद जब वो धुल के आई तो दोस्तों ने बोला यार वो तस्वीर तो देखें ज़रा, बड़ी अच्छी तस्वीर आएगी। तो जब उन्होंने तस्वीर देखी, सारी तस्वीरें देख ली, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो तस्वीरें उस दरख्त के पास से ली गई थी ना, तो जैसे तस्वीर खिंचवाते हैं तो बीच में गैप होता है थोड़ा सा ना, ये मेरा सर है, ठीक है, इधर मेरे दोस्त का सर है। हाँ। तो सरों के बीच में ना एक अजीब सी सफेद मखलूक आई है, जिसके चेहरे का कोई नक्श नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि आंखें, नाक, यानी अक्स बना हुआ है एक मूर्ति की शक्ल में। एक मूर्ति की शक्ल में एक अक्स बना हुआ है। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि कोई मतलब रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, ना कोई बीमार हुआ ना कोई कुछ हुआ। अच्छा, शुक्र। लेकिन कैमरे में आती नहीं है ऐसी चीज़ें, लेकिन आ भी जाती हैं ऐसे नज़ारे जो आप देखते हैं कि जो अपनी तशनीगी छोड़ जाए, मतलब वो उस तरह पूरी शक्ल सूरत के साथ नजर नहीं आते, बिल्कुल ऐसे, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अहमद, हम देख भी नहीं सकते इनको इनकी असली हालत में, नहीं देख सकते इनकी हालत में, क्योंकि जो इमेजेस हम इमेजिन करते हैं या हमें जिसने देखी है वो बताता है, अगर वो जिंदा बचा तो वो हमें बताता है बड़ी आंखें, लाल आंखें, गोल आंखें, इतने लंबे हाथ, अगर 7 फीट हाइट, अगर इतना लंबा, हम तो इमेजिन ही कर सकते हैं ना, अगर देखें तो फिर हमारी भी हवा टाइट हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। मैं बार बार ये तंबीह भी की है मैंने, बल्कि मैं तो अपने सारे प्यार करने वालों को ये एक एडवाइस भी करता हूँ, और मैंने की भी है, पहले भी दी है, कि हमेशा पाक साफ रहने का काम है, वज़ू में रहने का काम है, इन सारी चीज़ों से महफूज रहेंगे। और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कमेंट्स में आया था कि जी जब से आपने ये बात की है कि पाक साफ रहें, वज़ू में रहें, तो हमारी कोशिश ये है कि हम वज़ू में रहते हैं। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी बात सुन ली और मेरी बात मानी। मेरी बात सुन ली और मेरी बात मान ली। सुनी क्या, जो मैं सुना रहा हूँ तो वो सुन रहे हैं। मानी क्या, कि जो मैंने कहा कि वज़ू में रहे तो वो मान रहे हैं। तो मैं उस पर कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन ली, मेरी बात मानी। अरे नवाजिश
करम, शुक्रिया, मेहरबानी। क्या बात है शेख साहब। और इस कहानी से हमें दरख्तों की इज्जत करने का पता चला। जरूरी है। दरख्त, पेड़, उसको कभी भी ये ना सोचें कि सूखा है तो उसको जला दो लकड़ियाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और शेख साहब बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और बहुत मज़ा आया। आज की दोनों कहानियाँ बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग थी। और नीचे कमेंट्स में आप हमेशा फीडबैक देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शिकायत ये है कि सब लोग फीडबैक नहीं देते कमेंट पे, क्योंकि अगर स्टोरी के 1 लाख व्यूज़ हैं तो मेरे हिसाब से 1 लाख नहीं, 50,000 तो कमेंट्स होने चाहिए। मैं कहता हूँ ना अभी इनसे। लेकिन यह है ना, आप इनसे बोलें बिल्कुल। कि जो स्टोरी देख रहा है उसने कमेंट करना है। जो कर रहे हैं उनके लिए तो दिल से मेहरबानी है उनकी। लेकिन जो लोग बिना कमेंट के जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने कमेंट करना ताकि हमारा हौसला बढ़े। बिल्कुल शेख साहब, ऐसा ही आप है। कमेंट की रिक्वेस्ट और मैं अपने तमाम चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों को, अपने सुनने वालों को दिल के गहराइयों से सलाम पेश करता हूं। उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। और अहमद ने जो बात की मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम रहें, अल्हम्दुलिल्लाह मौला करीम आपकी भी सेहतियाबी रखे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, नया साल शुरू होने वाला है। अगर हमसे इस दौरान कोई गलती हो गई होगी कहानियों के दौरान या कुछ बोलने में, तो उसके लिए उसको दरगुजर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स करते रहिएगा। कमेंट्स करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम भी जिंदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जिंदा हैं। हाँ, आप भी जिंदा है। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ। और हकीकतन खुदा शायद है कि सारे कमेंट्स पढ़ता मैं भी हूँ। रिप्लाई यूं नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं कि किसी एक को भी करने का मकसद बड़ा गलत हो जाएगा। हाँ, लोग कि आप हमें सबके क्यों साथ नहीं जाते किया। हैं। लेकिन आप पढ़ते हम सब सबके। काबिल एहतराम हैं। सब काबिल एहतराम है और पढ़ते हम सबके कमेंट हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी तक हमें इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कब्रों को भी ऐसे ही कुशादा रखे जैसे आपके बिस्तरे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।